नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको आर्मी कैप्चर नहीं करती या जिस पे आर्मी का कंट्रोल नहीं है। अगर हमें इसकी लिस्ट बनानी हो तो शायद एक नाम भी लिखना मुश्किल होगा। तो लोकतंत्र के नाम पे पाकिस्तान के पास ले दे के एक संविधान है और अब उस संविधान को भी मिलिट्री कैप्चर कर ले, वो भी लड़ झगड़ के या बलपूर्वक नहीं बल्कि बाकायदा बिल पास करके। ऐसी कोशिश मौजूदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। तो समझते हैं हम सबसे पहले कि हुआ क्या है। तो हुआ यह है कि हाल ही में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सीनेट में 27वां संविधान संशोधन बिल का विधेयक पेश किया गया। अब ये विधेयक क्या है? ये विधेयक रिलेट करता है आर्टिकल 243 से, जो आर्म फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, उनकी कमान और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इस विधेयक का सार, इसका क्रक्स ये है कि एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पद का सृजन किया जाएगा जिसका नाम होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि CDF। और इसमें सबसे खास बात यह है कि पद भले नया होगा लेकिन इसके लिए आदमी वही पुराना होगा। CDF पद के लिए जो वर्तमान में सेना प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, उन्हीं को इस पद को धारण कराया जाएगा। यानी ये पद बेसिकली ये इस्टेब्लिश करेगा कि एक ही व्यक्ति जो पाकिस्तान की तीनों सेनाएं हैं उसका हेड होगा, उसका मुखिया होगा। और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये केवल एक नाम या एक रैंक का बदलाव या उसका सृजन नहीं है। ये बेसिकली पाकिस्तान की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उसके द्वारा अपनी सुप्रेमेसी को कानूनी और संवैधानिक जामा पहनाने का एक प्रयास है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन सरकार है, जो काफ़ी हद तक ऑलरेडी जिस पे ये आरोप लगता है कि वो आर्मी के कैप्चर में है, वो इस शक्ति के केंद्रीकरण को क्यों स्वीकार कर रही है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, जो CDF की अवधारणा है वो कोई बहुत नई नहीं है पाकिस्तान में। ये दुनिया के कई देशों में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो भारत में CDS है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इनके बीच में एक यूनिफाइड कमांड हो ताकि कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के केस में जो CDF है उसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग है। देखिए, इस विधेयक के तहत जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वही CDF होगा। इससे होगा क्या कि जो पाकिस्तान की नेवी है, जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है, वो डायरेक्टली पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगा, उसके कंट्रोल में ही वो ऑपरेट करेगा। और कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स और नेवी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हाई रैंक के अधिकारी हैं, वो इससे एलिनेट भी हो सकते हैं, अलग थलग भी हो सकते हैं, जो हमेशा से आर्मी के डोमिनेंस का विरोध करते हैं। अब यहाँ पे इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल बात ये है कि जो परमाणु कमान है, यानी कि न्यूक्लियर कमांड, उसके लिए इस विधेयक में ये कहा गया है कि एक नई पोस्ट का निर्माण किया जाएगा, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। और इस कमांड का जो मेन काम होगा वो ये कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक आर्सेनल है उसकी निगरानी करना। अब यहाँ पे अहम बात यह है कि इस विधेयक में प्रस्ताव ये है कि इस कमांडर की नियुक्ति CDF करेंगे, यानी आर्मी चीफ करेंगे, प्रधानमंत्री के परामर्श से। यानी आप समझ सकते हैं कि ये विधेयक कितना बड़ा चेंज अपने आप में लाने वाला है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि अगर ये विधेयक पास होता है तो अभी तक तो बस ब्लेम लगते थे, इसके बाद ऑफिशियली संवैधानिक तौर से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड होगा, पाकिस्तान का जो भी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगी, वो सब कुछ पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हाथ में होगा। यानी पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अब सीधे उनके आर्मी चीफ के हाथ में होगा, वो भी संवैधानिक रूप से, जो पूरे एशिया के रीजनल बैलेंस के लिए अच्छा नहीं है। खैर, मामला अभी बस इतना नहीं है। इस बिल में जनरल आसिम मुनीर के लिए एक और प्रोविजन डाला गया है और वो ये है कि फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक मान्यता देना और इस रैंक को आजीवन संरक्षण प्रदान करना। देखिए, चाहे फील्ड मार्शल हो या फिर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स हो या फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट हो, ये सारी 5 स्टार रैंक्स होती हैं। अब विधेयक जो पाकिस्तान में आ रहा है वो ये कहता है कि इन पदों पर जो भी प्रमोटेड अधिकारी होंगे वो अपनी वर्दी, रैंक और जो प्रिविलेजेस हैं उसको आजीवन बरकरार रखेंगे। जनरल मुनीर, जिनको अभी कुछ महीने पहले ही फील्ड मार्शल का सम्मान दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब इस विधेयक के जरिए वो अपनी शक्ति को और अपने पद को एक तरीके से आप कह लीजिए अभेद्य बना लेंगे, या उन्हें एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी देता है। और अगर ये विधेयक पास होता है तो इसके बाद उनको हटाना लगभग असंभव होगा। और ये कदम जनरल मुनीर को नवंबर में उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जो मिलिट्री का पावर स्ट्रक्चर है, या फिर यूं कह लें पूरे पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें टॉप पे बनाए रखेगा। इसीलिए ये जो विधेयक है ना, ये शहबाज शरीफ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका एक तरीके से मिलिट्री के सामने सरेंडर करने जैसा है, जो देश के इतिहास में सिविल मिलिट्री संबंधों का सबसे कमजोर दौर दिखाता है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ऐसा भी क्या है, पाकिस्तान में तो कई बार तख्ता पलट हो चुका है, तो इस बार अगर थोड़ा सा संविधान में अमेंडमेंट भी हो रहा है तो कौन सी बड़ी चीज़ हो रही है। देखिए, बड़ी चीज़ यही है कि अभी तक जो पाकिस्तान में तख्ता पलट हो रहा था वो डायरेक्ट हो रहा था। पाकिस्तान के इतिहास में
बहुत सारे तानाशाहों का जिक्र होता है। अगर हम जनरल परवेज मुशर्रफ की ही बात कर लें तो मुशर्रफ ने 1999 में तख्ता पलट करके सत्ता छीनी थी। बाद में वो एक साथ COAS, CJC, SC और फिर राष्ट्रपति भी बने। लेकिन ये कम डेंजरस था क्योंकि ये एक तरीके से ओपन मिलिट्री टेक ओवर था, एक खुला सैन्य कब्जा था। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं वो इससे कहीं अलग है और कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक तरीके से संवैधानिक तख्ता पलट है। यानी तख्ता पलट तो है लेकिन इसके लिए संवैधानिक शब्द दिया गया है, तो आप इसको तख्ता पलट भी नहीं कह सकते। इसीलिए आसिम मुनीर के तख्ता पलट का ये मॉडल लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे मिलिट्री की ताकत को परमानेंट और अनचैलेंजेबल बनाता है। ये संस्थागत तानाशाही का एक नया रूप है। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, वो इसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं, इस मूव को, इस बिल को। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके लिए सबसे बड़ा ये लोग कवर यूज करते हैं भारत को। इसमें भी जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जो हमारा भारत के साथ स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कई बार, उससे हमने ये सीख लिया कि मॉडर्न वॉरफेयर में तीनों सेनाओं का एकीकरण होना जरूरी है, खासतौर पे जब भारत का सामना कर रहे हो। और भारत जिस तरीके से लगातार आयोजित ढंग से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, इस्लामाबाद को लग ये रहा है कि अगली बार जब भी भारत से संघर्ष होगा या कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो उस समय इनकी नेवी, इनका एयरफोर्स सबकी कोऑर्डिनेटेड भूमिका होने वाली है। उसके लिए CDF का पोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन CDF आर्मी चीफ ही क्यों होगा, उसके हाथ में न्यूक्लियर का कंट्रोल क्यों होगा, ये बताना पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। और हकीकत ये है कि देखो, जब भी एक इंसान के पास इतनी सारी पावर दे रहे हैं ये लोग, तो उसके ऊपर जब भी जनता का, उसकी आवाम का प्रेशर पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल क्राइसिस से हो चाहे या फिर कोई बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर हो, तो ये लोग क्या करेंगे, वापस से भारत के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाना शुरू करेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान में शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास, आसिम मुनीर के पास सारा डिसीजन लेने का पावर आ जा रहा है, तो आने वाले समय में जंग का खतरा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस विधेयक को, इस CDF वाले विधेयक को हम केवल सैन्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका गहरा संबंध पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और आर्थिक संकट से भी है। देखिए, पाकिस्तान इस समय सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन और हाई इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। इसके अलावा फॉरेन डेट के दलदल में भी फंसा हुआ है। IMF से जो भी बेल आउट पैकेज मिल रहा है, उसके बावजूद जो सिविलियन सरकार है उसने आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का विश्वास खो दिया है। यानी सिविलियन गवर्नमेंट के पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है और आर्मी ये बात समझती है। इसीलिए आसिम मुनीर को ये बहुत सही समय लग रहा है कि खुद को, अपनी आर्मी को राज्य की एकमात्र स्थिर संस्था के रूप में वो स्थापित कर ले। देखिए, जनरल मुनीर की जो भी टीम है ना, वो अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद तक हर क्षेत्र में पॉलिसी डिसीजन को वैसे भी प्रभावित कर रही है। तो ये विधेयक बस एक फॉर्मेलिटी है, मिलिट्री के इनडायरेक्ट रूल को प्रत्यक्ष और अस्थायी बनाने की अनुमति देने का। और अगर इस विधेयक को हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि पानी एक ट्रिगर पॉइंट होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी। क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है और इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो तनाव है वो आपको भी पता है। और रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2026 तक पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी की भयंकर कमी होने वाली है। और जब पाकिस्तान की आवाम पानी के बिना तड़पेगी, खेती इनकी बर्बाद होगी, इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान की सेना इस संकट को भारत के खिलाफ जंग करने के एक बहाने, एक प्रीटेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल करे। अब पावर अगर पाकिस्तान के संसद में होती या उनके आवाम ने जिस प्राइम मिनिस्टर को चुना है उसके पास होती, तो कम से कम उसको सत्ता बचाने का डर होता। जब ये इस तरीके का सुपर पावर CDF आएगा तो वो बहुत तेज़ी से कोई भी फैसला ले सकता है, कहीं भी युद्ध का स्केल ले जा सकता है। तो ये भी एक खतरा है कि अब इस तरीके का जो पद बन रहा है, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो बहुत तेज़ी से स्केल अप कर सकता है। और इस विधेयक में, इस संशोधन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट से अलग एक फेडरल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी है, जो फिर मिलिट्री के हिसाब से आप समझ सकते हैं संवैधानिक व्याख्या भी करेगी। इसके अलावा इस विधेयक में प्रांतों की ताकत को कम करने का, उनके अधिकारों को कम करने का भी प्रावधान है। इस विधेयक के तहत कुछ ऐसे अधिकार को फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को वापस करने का प्रस्ताव है, जो 2010 में 18वें संशोधन के तहत प्रांतों को दिए गए थे, जैसे शिक्षा और जनसंख्या कल्याण। यानी इस कदम से प्रांत की जो ऑटोनॉमी है उसको भी कमजोर किया जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार का वर्चस्व बढ़ सके और केंद्र सरकार अल्टीमेटली आर्मी के कंट्रोल में रहेगी।
तो ओवरऑल इस विधेयक का मकसद ये है कि आर्मी चीफ का प्रभाव वो भी ओपन तरीके से केवल डिफेंस तक सीमित ना रहे, बल्कि देश के सारे मुद्दे, चाहे सामाजिक हो चाहे न्यायिक हो, हर ढांचे पे इनका कंट्रोल हो। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का ये विधेयक क्या पाकिस्तान को गर्द की दिशा में और एक कदम आगे ले जाने वाला है, या आपको लगता है कि नहीं, मिलिट्री को और ज़्यादा एम्पावर करने से दरअसल इनका देश और ज़्यादा शक्तिशाली होगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।